नमस्कार। डे 9 की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। एचपीआरसी के अपकमिंग एग्जाम के लिए हमने अलग से एक नई सीरीज चलाई है जिसमें हमने डे 1 डे 2 कर जो है वो वीडियोस जो है वो डिस्कस की हैं और इसमें जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो होते हैं। अगर आप डे 1 से भी देखेंगे तब भी क्वेश्चन पूछे गए थे, वैसे ही डे 2 डे 3 हर एक पार्ट से आपको अभी तक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो भी ऑनलाइन एग्जाम जो है वो करवाए गए हैं। तो आज जो है वो डे 9 की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं इन जुलाई 2025 which country assumed the presidency of United Nations Security Council focusing on peace and Palestine issue। तो बोलते हैं कि जुलाई 2025 में किस देश ने शांति और फिलिस्तीन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की। तो देखिए जुलाई 2025 की बात है। जुलाई 2025 में जो है वो जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता जो ग्रहण की गई है वो किसके द्वारा की गई है? वो पाकिस्तान के द्वारा जो है वो की गई है। ऑप्शन इसका डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान ने ये प्रेसिडेंसी जो है वो जुलाई 2025 में जो है वो ग्रहण की और 1 महीने का ड्यूरेशन जो है वो उनका रहा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो 5 परमानेंट मेंबर हैं और बाकी के जो है वो इसमें नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो आते हैं। अगर यूएनएससी में बात करते हैं कि कौन से परमानेंट मेंबर हैं कौन से नॉन परमानेंट मेंबर हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए। परमानेंट मेंबर में जो है वो चाइना, यूएसए, रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यहाँ पर फ्रांस आता है। मैंने 5 बोल दिए ना, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया। तो ये 5 कंट्रीज यहाँ पर जो है वो आती हैं। यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर भी जो है वो होते हैं। नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो कितने होते हैं? तो 15 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो होते हैं और नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो बनते रहते हैं। हर 2 सालों के लिए जो है ये नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो बनते रहते हैं। ठीक है, तो नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया भी बनता रहता है। इंडिया इसका परमानेंट मेंबर जो है वो नहीं है, ये पता होना चाहिए आपको। और साथ में ही आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की स्थापना 1945 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में जो है वो है। परमानेंट मेंबर्स के पास जो है वो वीटो पावर होती है और कोई भी जब यहाँ से चीज़ पास होनी होती है तो कोई कंट्री अगर वीटो जो है वो इस्तेमाल कर देती है तो वो चीज़ पास नहीं हो पाती। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट वाज द थीम ऑफ G20 समिट हेल्ड इन नवंबर 2025। देखिए G20 समिट जो है वो हुई और G20 समिट के बारे में हम पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब G20 में बोलते हैं कि G20 जो है ना इसका जो है वो 2025 में जो नवंबर महीने में हुई, इसमें इसकी थीम क्या रखी गई थी? इसकी थीम रखी गई थी सॉलिडेरिटी, इक्वलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ये G20 की जो है वो थीम जो था वो रखी गई थी। अगर हम G20 कंट्रीज़ के बारे में जो है वो बात करते हैं तो G20 कंट्रीज़ में जो है वो इसका आपको जो है वो ट्रॉइका जो है वो पता होना चाहिए। मतलब प्रेसिडेंसी जो है वो अभी किन कंट्रीज़ के पास है वो ट्रॉइका आपको पता होना चाहिए। ट्रॉइका में 3 मेंबर याद रखना ज़रूरी होते हैं। एक जो करंट मेंबर है वो आपको पता होना चाहिए, एक प्रीवियस मेंबर आपको पता होना चाहिए और एक अपकमिंग मेंबर आपको पता होना चाहिए। अब G20 2025 में किसके द्वारा जो है वो होस्ट की गई? 2025 में G20 को जो है वो जोहान्सबर्ग में होस्ट किया गया। साउथ अफ्रीका के द्वारा जो है वो इसको होस्ट किया गया, ये आपने ध्यान रखना है। उससे पहले 2024 में जो है वो G20 को किसने होस्ट किया था? 2024 में जो है वो G20 को जो है वो होस्ट किया गया था रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में जो है वो इसको होस्ट जो था वो किया गया था। 2026 में इसको होस्ट जो है वो कौन करेगा? 2026 में भी आपने ध्यान रखना है कि 2026 में ये प्रेसिडेंसी जो है वो यूएसए के पास जाएगी और 2023 में जो है वो इसको किसके द्वारा होस्ट किया गया था? तो 2023 में जो है वो इंडिया यानी कि इंडिया के द्वारा दिल्ली में जो है वो या फिर अलग अलग सिटीज़ में जो है वो G20 की समिट जो था वो उस टाइम हुई थी। तो G20 के बारे में आपको पता चल गया कि इंडिया ने कब किया था, 2024 में इंडिया ने 2023 में किया था, 2024 का आपको पता चल गया ब्राज़ील, 2025 का साउथ अफ्रीका और उसके बाद 2026 का भी आपको पता चल गया यूएसए इसको होस्ट करेगा। यहाँ पर G20 के बारे में दिया गया है कि इसमें 19 कंट्रीज़ आती हैं जिसमें जो है वो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, यूके, यूएसए ये सब आता है। और इसमें यूरोपियन यूनियन भी जो है वो आता है और अफ्रीकन यूनियन भी जो है वो आता है। ये जो है वो इसमें आते हैं। और देखिए 2025 में जो G20 की समिट साउथ अफ्रीका के द्वारा होस्ट की गई थी, ये जो है वो 4th समिट है जो ग्लोबल साउथ में जो है वो होस्ट हुई। तो 4th समिट है जो ग्लोबल साउथ में होस्ट हुई। ये भी एक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन सकता है, तो इसको भी जो है वो आप जो है वो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं? बोलते हैं एज अनाउंस्ड इन जुलाई 2025 इन विच ईयर विल इंडिया होस्ट द ISS
वर्ल्ड कप एंड द ISSF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप रिस्पेक्टिवली। तो बोलते हैं कि जैसा कि जुलाई 2025 में घोषित किया गया था कि भारत किस वर्ष क्रमशः जो है वो ISSF विश्व कप और ISSF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी जो है वो करेगा। तो हम बात करें कि ये जुलाई 2025 में अनाउंस किया गया था कि इंडिया जो है वो ISSF जो वर्ल्ड कप है उसकी जो है वो मेजबानी करेगा। ये जो है वो 2027 और 2028 में जो है वो करेगा। तो आपने ध्यान रखना है कि इंडिया ISSF वर्ल्ड कप को 2027 में और ISSF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप को 2028 में जो है वो होस्ट जो है वो करेगा। अब ये ISSF क्या हुआ वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ISSF की अगर हम बात करते हैं तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ये आपने ध्यान रखना है, ISSF का पूरा नाम जो है वो क्या होता है। और 2025 में ये जब ये ISSF जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था तो इसमें जो है वो इंडिया के द्वारा जो है वो मेडल टैली में टॉप जो था वो किया गया था। ये ध्यान रखें आप, इंडिया के द्वारा इसमें जो है मेडल टैली में टॉप किया गया था। तो इतना काफ़ी है यहाँ से याद रखने के लिए। रैंडम क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया तो सीधा ऐसे ही पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द 2025 पेन पिंटर प्राइज फॉर हर राइटिंग ऑन माइग्रेशन फेथ एंड मुस्लिम वुमेन्स लाइव्स। तो बोलते हैं कि प्रवास, विश्वास और मुस्लिम महिलाओं के जीवन पर उनके लेखन के लिए निम्नलिखित में से किसे जो है वो 2025 में पेन पिंटर पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया है। तो ये किसको किया गया है, ये लीला अबोलेला को जो है वो किया गया है। लीला अबोलेला का नाम आपने जो है वो ध्यान रखना है। इन्होंने प्रवासन, आस्था और महिलाओं के अनुभवों पर जो है वो लेख लिखे और इसके लिए जो है वो इनको सम्मानित किया गया। अगर हम प्राइजेस की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बुकर प्राइज जो है वो आता है। तो 2025 का जो बुकर प्राइज है वो डेविड सलाय को दिया गया है और उनका उपन्यास है फ्लैश कर। डेविड सलाय को जो है ये फ्लैश उपन्यास के लिए जो है बुकर प्राइज जो है वो दिया गया है। एक बात आपने ये ध्यान रखनी है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि एक इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी जो है वो होता है। ये मई महीने में इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो दिया गया। भानु मुस्तैक को जो है ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो दिया गया। ये फर्स्ट ऑथर बने हैं और ये फर्स्ट ऑथर जो बने हैं वो कनाडा के बने हैं, कनाडा भाषा के। ये आपने ध्यान रखना है, कनाडा कंट्री नहीं, कनाडा भाषा के ये ऑथर बने हैं जिनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है 2025 का। भानु मुस्तैक, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इन्होंने जो है वो इनकी जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन थी हर्ट लैंप कर उसके लिए जो है वो इनको ये मिला है। तो ये भानु मुस्तैक के बारे में आपको पता चल गया। मई महीने में इनको दिया गया है। जो हम बुकर प्राइज ही सिर्फ पढ़ रहे थे डेविड सलाय वाला, वो नवंबर 2025 में जो है वो दिया गया है। ठीक है, किस किस को दिए गए हैं वो नाम तो आपने जान ही लिए, दोनों नाम कि किस किस को जो है ये दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में जो है वो हमसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी वॉज लेड इन। तो लास्ट में हम वन लाइनर क्वेश्चन और भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन आपका हो सके। बोलते हैं हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई थी। वो कहाँ पर रखी गई थी? वो रखी गई थी गुजरात के आनंद में। तो गुजरात का आनंद ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, इस वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 1000 लाइक्स का। तो इस टारगेट को अचीव करने में अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें। यहाँ तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली आपको वीडियो हेल्पफुल लग ही रही होगी। अब देखिए यहाँ पर बोलते हैं कि कुछ और भी ऐसे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट करवा देता हूँ। जैसे कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है वो एक स्पेस सिटी एस्टेबलाइज करने के लिए कहा है और तिरुपति में जो है ये स्पेस सिटी जो है वो एस्टेबलाइज की जाएगी। और ये लॉन्च एस्टेबलाइज क्यों की जाएगी? फॉर द लॉन्चिंग ऑफ प्राइवेट सैटेलाइट, ताकि प्राइवेट सैटेलाइट जो है वो यहाँ से लॉन्च किए जा सके। अगर कोई कंपनी ऐसी है जो अपना प्राइवेट में जो है वो सैटेलाइट लॉन्च करनी चाहती है, क्योंकि अब इंडिया में स्पेस सेक्टर में भी जो है वो इन्वेस्टमेंट आ रही है। पहले तो गवर्नमेंट के ही पूरे अधीन है, परंतु अब स्पेस सेक्टर भी धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है। तो प्राइवेट सैटेलाइट के लिए जो है वो आंध्र प्रदेश एक स्पेस सिटी बनाने की बात करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो इंडिया का पहला PM मित्र पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में जो है वो इनॉग्रेट किया। ये जो है द टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो है ये यहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ जो है वो मिलेंगी, ये जो है वो कहा गया है। ठीक है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ मिलने का दावा यहाँ पर किया गया है।
यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, ऊपर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि पहली जो कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई है वो कहाँ पर जो है वो की गई है, वो गुजरात में की गई है। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन की स्थापना जो था वो कब की गई थी। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन की बात करते हैं तो जुलाई 6 2021 को जो है वो इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि जुलाई 6 2021 को इस मिनिस्ट्री की स्थापना की गई। मिनिस्टर जो इसके हैं वो अमित शाह जो हैं वो इसके मिनिस्टर जो हैं वो हैं। तो मिनिस्टर का पता भी आपको होना चाहिए कौन है। अगर आपको ध्यान हो तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है वो वर्ष 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स भी जो है वो घोषित किया गया है। और अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे भी मनाया जाता है तो ये 2025 में कब मनाया गया, 2025 में ये 5 जुलाई को मनाया गया और इसकी थीम रखी गई थी कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी, जुलाई 5 को ये मनाया गया। अब 2026 में ये इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स डे जो है वो 4 जुलाई को जो है वो मनाया जाएगा। ऐसा क्यों है कि ये कभी 3 जुलाई को, कभी 4 जुलाई को, कभी 5 जुलाई को, कभी 6 जुलाई को मनाया जा रहा है। तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव्स डे जो है वो फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को जो है वो मनाया जाता है। तो फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई जब भी आता है, जैसे 2026 में ये 4 जुलाई को आएगा तब ये 4 जुलाई को मनाएंगे। इससे पहले 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 में जो है ये 5 जुलाई को आया था, तो 5 जुलाई को जो है वो मनाया गया। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या बोलते हैं, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के पटवारी एग्जाम के लिए, JVT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट शीट्स के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए, अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिले, आप चाहते हैं कि आप अपनी कमियों को एनालाइज कर जो है वो आगे बढ़ सकें, तो अभी आपके पास टाइम भी है, अभी आपके पास प्रॉपर एनर्जी भी है। तो इस टाइम और एनर्जी को आप अच्छे से यूटिलाइज कर जो है वो एक अच्छा रिजल्ट जो है वो ला सकते हैं। अब देखना, जैसे जैसे दिन कम होते जाएंगे और पेपर जो है वो नज़दीक आते रहेंगे, आपके अंदर एनर्जी भी थोड़ी सी जो है वो कम रह जाती है, क्योंकि उस टाइम एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती है, पढ़ने के लिए ज़्यादा स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए ये सही टाइम भी है, सही अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए। यहाँ से आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन अब देखते हैं क्या बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड द बुक मदर मैरी कम्स टू मी। तो मदर मैरी कम्स टू मी एक किताब है। बोलते हैं ये किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई। तो किताबों के ऊपर भी अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो मदर मैरी कम्स टू मी एक किताब है और ये किताब लिखी गई है अरुणाधत्ती राय के द्वारा। अरुणाधत्ती राय ने ये किताब जो है वो लिखी है। हम कुछ इंपॉर्टेंट किताबें जो हैं वो जान लेते हैं, जो हैं अभी हमारे पास एक लिस्ट छोटी सी, उसमें हम इंपॉर्टेंट किताबें देख लेते हैं। जैसे कि मदर मैरी कम्स टू मी ये अरुणाधत्ती रॉय के द्वारा लिखी गई है। और वैसे ही जो है वो किरण देसाई का एक नया नोवेल है जिसका नाम है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी। ये इसको जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया गया था, ये शॉर्ट लिस्ट हुआ था बुकर प्राइज़ 2025 के लिए। तो ये आपने ध्यान रखना है, सिर्फ शॉर्ट लिस्ट हुआ था, ये फाइनल नहीं हुआ था। आगे बोलते हैं एक किताब है इन प्रेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। ये किताब जो है वो मनोज कुमार झा के द्वारा जो है वो लिखी गई है। और एक किताब है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। ये किताब जो है वो DY चंद्रचूड़ के द्वारा लिखी गई है। DY चंद्रचूड़ जो है वो 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो था वो थे। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि 50वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन थे। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है और वो कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं, वो आप कमेंट कर बता दीजिए। थोड़ा सा रिवीजन, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग आप भी कर लीजिए। और एक और किताब है द चोला टाइगर एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ। ये जो है वो अमीश त्रिपाठी के द्वारा जो है वो लिखी गई है। ठीक है, ये किताब भी आपने ध्यान रखनी है, किसने जो है वो लिखी है, अमीश त्रिपाठी ने ये लिखी है। और एक किताब है 107 डेज। ये 107 डे किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है, ये किताब जो है वो कमला हैरिस के द्वारा जो है वो लिखी गई है। तो कमला हैरिस का नाम भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। तो ये इंपॉर्टेंट किताबें हमने जान ली जो कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं वेयर वर द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया बीच गेम्स हेल्ड इन मई 2025। तो बोलते हैं कि खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है ये मई 2025 में हुए, ये कहाँ पर जो है वो हुए। अगर हम खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात करते हैं तो इनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 2025 में ये गेम दीव में जो था वो हुए थे। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, दीव में ये हुए थे। अब यहाँ पर हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो जान लेते हैं। जब खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात हो रही है तो खेलो इंडिया बीच गेम्स में मेडल टैली किस तरह से रही वो भी थोड़ा सा जानना यहाँ पर ज़रूरी है कि कितने मेडल किसके द्वारा जीते गए, थोड़ा सा जान लेते हैं।
खेलो इंडिया बीच गेम्स में मणिपुर के द्वारा सबसे ज़्यादा मेडल जो हैं वो जीते गए हैं। मणिपुर ने जो है वो यहाँ पर 14 मेडल जो हैं वो जीते हैं, जिनमें से 5 गोल्ड मेडल हैं, 6 सिल्वर मेडल हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस के द्वारा जो है वो यहाँ पर जो है वो 5 मेडल जीते गए हैं, तो मणिपुर के द्वारा 5 मेडल जीते गए हैं। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के द्वारा 20 मेडल जीते गए हैं। महाराष्ट्र ने भी 5 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल और 10 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीते हैं। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर इसलिए आया क्योंकि गोल्ड मेडल तो दोनों ने 5-5 जीते थे। महाराष्ट्र ने सिल्वर मेडल जीते थे 5 और मणिपुर ने 6 जीते थे, इसलिए महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आया। नागालैंड की अगर हम बात करते हैं कि नागालैंड कौन से नंबर पर रहा, नागालैंड जो है वो तीसरे नंबर पर रहा और नागालैंड ने टोटल 13 मेडल जो है वो जीते। नागालैंड के द्वारा भी 5 ही गोल्ड मेडल जीते गए हैं, परंतु सिल्वर मेडल 3 जीते गए हैं और ब्रॉन्ज मेडल 5 जीते गए हैं। तो ये आपने टॉप की जो है वो स्टेट्स ध्यान रखने हैं कि इनके द्वारा कितने मेडल जो हैं वो यहाँ पर जीते गए खेलो इंडिया बीच गेम्स के बारे में। इससे पहले भी हम और अलग अलग खेलो इंडिया गेम्स के बारे में जो है वो जान चुके हैं और कई बार दीव ऑप्शन में ना देकर जो है वो पूरा दिया जा सकता है, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है, कि दादर नगर हवेली एंड दमन दीव कुछ बड़ा ही ऑप्शन आ गया, से एक ही बात है ये, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 मैंडेट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ विच ग्रुप ऑन वक्फ बोर्ड। तो बोलते हैं कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 वक्फ बोर्डों पर किस समूह के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य करता है। तो देखिए वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 आया और जब ये आया था तो काफ़ी चर्चा भी इसके बारे में हुई थी। अब बोलते हैं कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है ना, ये किस समूह के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य करता है, तो ये महिलाओं को लेकर कहता है कि एटलीस्ट 2 मुस्लिम वुमेन जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, एटलीस्ट 2 मुस्लिम वुमेन का इसने जो है वो यहाँ पर कहा है कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो होना चाहिए। देखिए ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 लाया गया है, इसको लाया क्यों गया है, क्या पर्पस है इसको लाने का, ताकि ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सके, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। जो वक्फ मैनेजमेंट एक है ना, उसमें जो प्रॉपर्टी की रेगुलेशंस है उसको रेगुलेट करने का तरीका है वक्फ बोर्ड में, उनमें जो है वो सुधार लाया जा सके, ये सरकार कहती है, इसलिए जो है वो लाया गया है। अब इसमें एक और कंडीशन रखी गई है कि जो वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा उसमें 2 नॉन मुस्लिम मेंबर भी जो है वो इंक्लूड होंगे और वक्फ बोर्ड जो होगा उसमें महिलाओं को भी इंक्लूड किया गया है, वो भी 2 होंगी। तो क्या किया गया है ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये भी कहा गया है कि 2 नॉन मुस्लिम मैन भी जो है वो होने चाहिए। तो 2 नॉन मुस्लिम मैन होने की बात भी कही गई है और 2 मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर होनी चाहिए, ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं मैच द एक्सरसाइज टू इट्स स्पेसिफिक ब्रांच एज पर द प्रोवाइडेड डाटा। तो यहाँ पर अलग अलग एक्सरसाइजेज दी गई हैं, जैसे कि जिमैक्स दिया गया है, इंद्र दिया गया है, कोनकान दिया गया है, ऑस्ट्रा हिंद दिया गया है, इंदिरा दिया गया है, कोनकान फिर से दिया गया है, ऑस्ट्रा हिंद दिया गया है, जेमैक्स दिया गया है। तो ये एक्सरसाइज किस किस फील्ड की हैं, कौन सी आर्मी की है, कौन सी नेवी की है, पता होना चाहिए। यहाँ पर आज हम इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज भी रिवाइज कर लेंगे और कुछ एक स्पेसिफिक महीनों की जाएंगी। सबसे पहले तो देखिए जिमैक्स एक्सरसाइज आर्मी की नहीं है, ये नेवी की एक्सरसाइज है। और इंद्र एक्सरसाइज की बात करते हैं तो ये आर्मी की है, नेवी की जो है वो नहीं है। कोनकान एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं तो ये नेवी की ही है और ऑस्ट्रा हिंद की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रा हिंद जो है ये आर्मी की ही है। तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है। इंद्र तो हमने पढ़ लिया कि ये आर्मी की है, कोनकान हमने पढ़ लिया कि ये नेवी की ही जो है वो है। ऑस्ट्रा हिंद आर्मी की है और जिमैक्स की अगर हम बात करते हैं तो जिमैक्स जो है वो किसकी है, ये जो है वो नेवी की जो है वो आती है। तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन बी हमारे पास सही है। मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज रिवाइज करवाता हूँ, आपको तब अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पर देखिए जिमैक्स एक्सरसाइज होती है, ये अक्टूबर 2025 में हुई, इंडिया और जापान के बीच में हुई। नेवी की होती है, ये जो है वो योकोसुका पोर्ट जापान में हुई। ऑस्ट्रा हिंद भी हुई 2025 में, 4th एडिशन थी इसकी, अक्टूबर 2025 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुई। इंद्र जो है वो अक्टूबर 2025 में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आर्मी की है, राजस्थान में हुई। कोनकान अक्टूबर 2025 में इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में हुई, नेवी की एक्सरसाइज है। वेस्ट कोस्ट ऑफ अराबियन सी में जो है ये हुई
हुई। समुद्र शक्ति अक्टूबर 2025 में इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई, ये जो है वो नेवी की एक्सरसाइज है और विशाखापट्टनम में जो है ये हुई। मैत्री एक्सरसाइज जो है ये सितंबर 2025 में इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो है वो हुई और ये जो है वो उमरोई मेघालय में हुई आर्मी की जो है वो एक्सरसाइज है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज इंडिया सिंगापुर की है, ये सिंगापुर में ही हुई। स्लाइनेक्स जो है वो इंडिया श्रीलंका की है, ये कोलंबो में जो है वो हुई। नेवी की एक्सरसाइज हैं ये दोनों ही, सिम्बेक्स भी स्लाइनेक्स भी। और बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज जो है ये जुलाई अगस्त 2025 में इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई, आर्मी की है, जोधपुर में जो है ये हुई राजस्थान में। और एक जो है वो जय माता कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज भी है, ये इंडिया और जापान के बीच में हुई, इनकी नेवी के बीच में चेन्नई कोस्ट पर जो है वो हुई। एक पासेज एक्सरसाइज हुई जुलाई 2025 में, ये इंडिया और ग्रीस के बीच में नेवी की है और मुंबई कोस्ट में हुई। और एक एक्सरसाइज शक्ति है, ये जून जुलाई 2025 में इंडिया फ्रांस में हुई, आर्मी की है और फ्रांस में जो था ये हुई। एक्सरसाइज पासेक्स 2025 एक तो इंडिया और ग्रीस की वाली है, एक इंडिया और यूके वाली भी है, तो इन दोनों में स्टार लगा लीजिए कि एक इंडिया ग्रीस की है और इंडिया यूके की अलग से है। ठीक है, ये नेवी की है और ये जो है नॉर्थ अराबियन सी में हुई। ये जो पासेस एक्सरसाइज है ना, इसको पासिंग एक्सरसाइज बोलते हैं और इसमें जो है वो अलग अलग नेवी की ड्रिल्स जो है वो अलग अलग कंट्रीज के साथ की जाती हैं, जैसे यूके, न्यूजीलैंड, ओमान, ग्रीस, ये सब जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है उनको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया गया है, वहाँ से ये नोट भी कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आगे बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेज ऑन। तो ऑपरेशन सिंदूर इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के द्वारा जो था वो कब लॉन्च जो था वो किया गया था, तो ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था 2025 में, परंतु कब किया गया था एग्जैक्टली ये भी पता होना चाहिए। तो 2025 में इसको जो था वो मई के महीने में, मई 7 2025 को जो था वो लॉन्च जो था वो किया गया था। इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन जो है वो पूछ ले जाते हैं, अगर पूछे जाएं तो आपका जो है वो सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑपरेशन जो इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए। तो इंडिया ने जो है वो ऐसे ही जो है वो एक ऑपरेशन महादेव भी चलाया था जुलाई 2025 में। ये इंडिया ने जो है वो पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो था वो चलाया था। इसमें जो टॉप के टेररिस्ट जो थे लश्कर तैयबा के, जिसमें जो है कमांडर सुलेमान, सुलह अली, मूसा, ये सब जो थे ये जो था वो मारे गए। ठीक है, और एक ऐसे ही जो है वो ऑपरेशन शिवा भी चलाया गया। ऑपरेशन शिवा भी 2025 में चलाया गया। ये ऑपरेशन शिवा जो है वो लॉन्च किया गया था सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, जो यात्री तीर्थ यात्रा पर जाते हैं अमरनाथ की, उनको जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए चलाया गया था। वैसे ही हमने जून महीने का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर याद रखा है, ये यूएस ने जो है वो ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर यहाँ पर जो है वो अटैक किया था। वैसे ही ऑपरेशन राइजिंग लाइन था जून 2025 का, वो इजराइल का ऑपरेशन था। इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फील्ड साइट पर जो है वो अटैक यहाँ पर किया था। ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। ऑपरेशन सिंधु जो है वो जून 2025 में चलाया गया था और इंडिया ने अपने स्टूडेंट्स को जो है वो ईरान से वापस लाने के लिए जो है वो चलाया था। जब ईरान इजराइल की टेंशन बढ़ गई थी तो ईरान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए जो है ये ऑपरेशन सिंधु जो था वो चलाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अलग से है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आपने ध्यान रखने हैं। अब वन लाइनर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कैशलेस कंट्री। तो वर्ल्ड की फर्स्ट कैशलेस कंट्री स्वीडन कंट्री जो है वो बनी है। वैसे ही बोलते हैं विच बिकेम द इंडियाज फर्स्ट ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन। तो इंडिया का पहला जो ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन है वो कौन सा जो है वो है कर्नाटक का पुलिस स्टेशन, अर्थुंकुनल पुलिस स्टेशन जो है ये है कर्नाटक का, ये ध्यान रखना है। बोलते हैं विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम सिटी। तो इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट कर्नाटक के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। वैसे ही जो है बोलते हैं विच इज़ द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू लीगलाइज द यूथेनेशिया। मतलब यूथेनेशिया का मतलब होता है जो इच्छा मृत्यु दी जाती है उसको बोलते हैं। तो ये उरुग्वे कंट्री जो है वो बन गई है, ये फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री जो है वो बनी है लीगलाइज यूथेनेशिया, ये आपने ध्यान रखना है। यूथेनेशिया जो है वो क्या होता है, ये इच्छा मृत्यु को जो है वो बोल देते हैं। मतलब जो लोग जो हैं बहुत ही गंभीर बीमारियों से जो है वो ग्रसित हैं या उनसे कई सालों से जो है वो जूझ रहे हैं, तो उनको जो है वो एक तरह से जो है वो बिना किसी पेन के जो है वो मृत्यु देने के लिए जो है वो यूथेनेशिया का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बोलते हैं विच इंस्टीट्यूशन हैज़ द आसाम राइफल पार्टनर्ड फॉर ड्रोन ट्रेनिंग। तो ड्रोन ट्रेनिंग के लिए IIT मणिपुर के साथ जो है वो हाथ मिलाया गया है। विच US स्टेट डिक्लेयर्ड दिवाली
आ स्टेट हॉलीडे, स्टार लगा लीजिए यहाँ पर। दिवाली को स्टेट हॉलीडे जो है वो कैलिफोर्निया के द्वारा जो है वो डिक्लेयर किया गया है, स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2025 विच कंट्री टॉप्ड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड फ्रीएस्ट इकोनॉमी। तो वर्ल्ड की जो फ्रीएस्ट इकोनॉमी है वो सिंगापुर जो है वो है, ये ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। तो प्राइम मिनिस्टर की पहली महिला जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनी है वो सुशीला कार्की बनी है। अब तो यहाँ पर इलेक्शन भी जो है वो आ गए हैं, तो इलेक्शन भी यहाँ पर अब होंगे। आगे बोलते हैं इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट पाउल बिया इनका नाम है, 92 ईयर ओल्ड इलेक्टेड प्रेसिडेंट। तो ये जो है वो वर्ल्ड के ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट हैं, 92 ईयर्स के ये हैं, कैमरून के जो है ये है, इनका नाम भी ध्यान रखना। आगे बोलते हैं विच कंट्री इन वर्ल्ड लॉन्च्ड द फर्स्ट सोलर थर्मल पावर प्लांट। वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर जो थर्मल पावर प्लांट लॉन्च किया गया है वो चाइना के द्वारा जो है वो किया गया है। आगे बोलते हैं विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ अ कोर्ट दैट सेंटेंस्ड इट्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर टू डेथ। तो बोलते हैं विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, तो कौन सी कंट्री है, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश ने जो है वो शेख हसीना को जो है वो मृत्यु की सजा सुनाई है, ये ध्यान रखें। अगले बोलते हैं विच कंट्री विल बिल्ड द वर्ल्ड्स डीपेस्ट अंडर वाटर लेबोरेटरी। तो ये इंडिया के द्वारा ही जो है वो बनाई गई है, ठीक है, ये इंडिया ध्यान रखना है आपने। आगे बोलते हैं हु वॉज कॉन्फर्ड द वर्ल्ड लीडर अवार्ड फॉर वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये जो है वो किसको वर्ल्ड लीडर अवार्ड दिया गया है, श्री रविशंकर को दिया गया है। आगे बोलते हैं फॉर विच कंट्री डिड इंडिया रिसीव द हाईएस्ट एफडीआई इन फाइनेंशियल ईयर 2024। एफडीआई का पूरा नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसको बोलते हैं। तो एफडीआई इंडिया को मिली है सबसे ज्यादा सिंगापुर से। आगे बोलते हैं विच बैंक वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ एशियाज सेफेस्ट बैंक। तो एशिया का सेफेस्ट बैंक डीबीएस बैंक को जो है वो कहा गया है, डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सेफेस्ट बैंक कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच न्यू इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड वॉज अनाउंस्ड इन ऑनर ऑफ असामीज एथलीट इन 2025। तो 2025 में बोलते हैं असम के एक एथलीट हैं, उनके सम्मान में कौन सा नया राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चलाया गया है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर बताएंगे। डिटेल से मैंने इसके बारे में आपको बताया है, तो अभी आप कमेंट कर बताइए। अगर टेलीग्राम पर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।